चलिए आगे देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को मापने के लिए ये पद्धतियाँ प्रचलित हैं, मात्रों की पद्धतियाँ। ठीक है, तो मतलब कि हमको क्या देखना है, लंबाई देखना है, द्रव्यमान को मापना है और समय को मापने के लिए कुछ फेमस है। ठीक है, यहाँ पर से आपका CGS, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसका क्या होता है, C से क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और G से क्या हो जाएगा ग्राम, S से हो जाएगा आपका सेकेंड और क्या हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, आप लंबाई को किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। द्रव्यमान को किससे मापेंगे, आपका ग्राम से, और समय को किससे मापेंगे, आपका सेकंड को। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। ठीक, क्लियर इतना। फिर आता है FPS पद्धति। ठीक है, F का फुल फॉर्म होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, आपका S का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकंड है। ठीक, MKS मतलब होता है, इसका होगा आपका मीटर, K का होगा आपका किलोग्राम, S का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एवं समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा जा रहा है कि अलग अलग कंट्री होती है, अलग अलग उसमें क्या होता है सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, कहीं पर CGS सिस्टम यूज होता है जहाँ पर क्या लंबाई को मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेंगे, कहीं पर फुट में लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग क्या लिखा जाता है, मात्रक लिखा जाता है। और हम कौन सा फॉलो करते हैं, ऐसा ही है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हर जगह आप कहीं पर भी कोई से भी कंट्री में जाएंगे तो आपको वही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पद्धतियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है तीनों। कौन कौन से, CGS, FPS और MKS। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है कि अलग अलग देश में अलग अलग क्या होता है, मात्रक यूज़ होते हैं, और जो सर्वमान्य है वो है SI। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबका दिया हुआ है मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसे हमने अभी पहले देखा FPS है, MKS है, तो वो बहुत जगह अलग अलग हो रहा है, जिससे हमको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि अगर हमको खरीदारी करनी है, हम दूसरे देश में जा रहे हैं, अगर हम मीटर बोल रहे हैं और वो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, एक ऐसा मात्रक चाहिए जो सर्वमान्य हो, जो हर जगह आप जाओगे तो वही यूज़ होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SI। ताकि हम कोई से भी देश में व्यापार करने जाए तो वो फिर जो मात्रा रहेगी, मात्रक रहेगी, वो क्या रहेगी, दोनों की सिमिलर रहेगी। ठीक है, इस पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित मानक मात्रकों को स्वीकृति किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ दिया हुआ है जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर राशि दी हुई है, यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है और यहाँ पर संकेत कि आप उसको कैसे संकेत कर सकते हैं। तो लंबाई क्या होगा आपका, मीटर है, इसको हम किससे करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। द्रव्यमान अगर हम देख रहे हैं तो किलोग्राम, जिसको हम kg लिखते हैं। ठीक है, समय को अगर हम लिखेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड का होता है स्मॉल s। फिर आपका है ताप, ताप को हम केल्विन से शो करते हैं, जो कि होता है स्मॉल k। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप क्या k, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है कि ऐसे यूनिट क्या होता है, वो जो सर्वमान्य हो, हर जगह आपका यही मात्रक यूज़ होगा, उसे हम ऐसे यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके संकेतों को लिखने की प्रचलित परिपाटी। ठीक है, तो अगर हम क्या लिख रहे हैं, मात्रक को लिख रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, कुछ नियम है, उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मीटर के लिए हम क्या करेंगे, METR है, तो उसको हम स्मॉल m से लिखेंगे। अगर हम किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, kg लिखेंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, राशियों को अगर आपको दर्शाना है तो कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के नाम को लिखना है, जैसे कि आपका क्या हो गया, केल्विन, है ना,
केल्विन साइंटिस्ट है तो उसको हम कैपिटल के से शो करेंगे। सेल्सियस है, ठीक है, तो उसको हम किस से लिखेंगे, कैपिटल सी से शो करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के क्या रहते हैं, नियम रहते हैं। राशियों को हम हमेशा क्या करेंगे, उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, संकेत में लिखते हैं। कोई वैज्ञानिक का नाम हम दिए हुए हैं क्या बोलते हैं मात्रक को, तो हम उसका क्या बोलते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं। फिर अगर आप लिख रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि उसमें बिंदु नहीं रहेगा। जैसे मीटर हमने लिखा है तो मीटर ये रहेगा, मीटर करके उसके बाद बिंदु नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बिंदु कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। सही क्या है आपका, सिर्फ मीटर, ठीक है। चौथा क्या रहेगा, आप उसको बहुवचन में कभी भी नहीं लिखेंगे। जो भी मात्रक है, जो भी संकेत है, उसको आप क्या करेंगे, कभी भी बहुवचन में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप मीटर लिख रहे हैं तो ये एम हो जाएगा, है ना। वही आप क्या करेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बहुवचन में उसको नहीं लिखना है। पांचवा ये है कि आप कभी भी लिखेंगे तो ऐसा मीटर, है ना, मीटर ऐसे नहीं लिखना है, वो हमेशा कैपिटल नहीं रहेगा, हमेशा स्मॉल रहेगा। केल्विन लिखना है तो हमेशा वो कैपिटल नहीं लिखोगे, स्मॉल लिखोगे। किलोग्राम लिखना है तो किलोग्राम में आप स्मॉल के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, आपके प्रचलित नियम है। पहला नियम क्या बोलते हैं कि आप हमेशा जितने भी राशियों को बताएंगे वो क्या रहेगा, उसमें छोटा रहेगा, ठीक है। मीटर लिखना है तो स्मॉल एम, किलोग्राम लिखना है केजी, सेंटीमीटर लिखना है सीएम, छोटे छोटे, है ना, स्मॉल लेटर होंगे। वैसे ही आप क्या करोगे, कोई भी वैज्ञानिक का नाम को आप दिया गया है संकेत, तो वो हमेशा क्या रहेगा, आपका कैपिटल में रहेगा। फिर आता है आपका तीसरा कि बिंदु नहीं लगाना है ना। जैसे इसमें है मीटर है, मीटर के बाद बिंदु लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। बहुवचन में आपको नहीं लिखना है, बहुवचन में आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। और कभी भी आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, आप स्मॉल ही लेटर यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज, है ना, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, एक बुक नापनी है तो बुक का क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, गहराई भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, आप उसको माप रहे हो तो वे क्या होता है, मीटर क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो आप देख सकते हैं कि वो इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। तो उसको आप किलोमीटर में शो कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगर वही चीज़ आपका ए यहाँ पास है, बी यहाँ पास है, तो आप देख सकते हैं कि क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वही डिस्टेंस को आप किलोमीटर में शो कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन इतने छोटे कम डिस्टेंस के लिए हम कौन सा यूनिट लेना चाहेंगे, एकदम कम यूनिट यूज़ करना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप इसके लिए मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सही होगा। उसी प्रकार आप जब क्या बोलते हैं, बुक को नाप रहे हैं, है ना, तो बुक को नापने के लिए क्या करना चाहिए, उसका सही यूनिट को लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि हम छोटे यूनिट्स कैसे ले सकते हैं। मानक मात्रक से छोटे मात्रक को उस मात्रक का अपवर्तक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मानक मात्रक आपको दे दिया हुआ है, उसके छोटे मात्रक को हम उसका क्या कहते हैं, अपवर्तक मात्रक कहते हैं, मतलब उसका फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, मीटर का अपवर्तक है ना। सेंटीमीटर क्या रहता है, छोटा रहता है। मीटर क्या है, मीटर क्या है आपका, बड़ा रहता है सेंटीमीटर से, इसलिए सेंटीमीटर मीटर का क्या है, अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब क्या हो जाता है आपका इंग्लिश में, फैक्टर। जैसे 1 मीटर में कितना रहता है, 100 सेंटीमीटर रहता है। 1 मीटर में कितना रहेगा, 10 डेसीमीटर रहेगा। 1 डेसीमीटर में क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। 1 सेंटीमीटर में क्या है आपका, 10 मिलीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंटीमीटर है वो किसका अपवर्तक है, आपका मिलीमीटर का। आपका ये जो 10 डेसीमीटर है वो किसका अपवर्तक है, 1 मीटर का। 10 सेमीमीटर किसका अपवर्तक है, 1 क्या बोलते हैं, डेसीमीटर का। 10 मिलीमीटर किसका अपवर्तक
अपवर्तक है आपका 1 सेंटीमीटर का, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़े से छोटे में आप जाएंगे तो जो छोटा रहता है वो हमेशा बड़े का क्या रहेगा, अपवर्तक रहता है ना। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर रहते हैं, 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मीटर सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद आपका डेसीमीटर है, उसके बाद आपका क्या होता है सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा आपका मिलीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा छोटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके और भी यूनिट्स हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी है। इतनी लंबी दूरी को मीटर में मापन असुविधाजनक होगा, इसके लिए मीटर से बड़ा मात्रक सुविधाजनक रहेगा, है ना। आपको क्या करना है, 2 शहरों के बीच का मापन करना है, तो उसको आप मीटर में करेंगे तो आपको कितना मीटर लंबा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मात्रक यूज़ कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर हो गया, आप किलोमीटर में लेंगे तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि उसकी मात्रा बड़ी है तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको मापने के लिए, है ना। मानक मात्रा से बड़े मात्रक को उस मात्रक का गुणज कहते हैं। अगर हम क्या करें, छोटा ले रहे हैं तो अपवर्तक, अगर उससे बड़ा ले रहे हैं तो हम उसका क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 मीटर हो जा रहा है। किलोमीटर मीटर का गुणज है, क्योंकि हमारा क्या है, अब उसी को आपको मीटर में करना है तो आपको कितने बार क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर, फिर आप 1000 मीटर, है ना। यहाँ पर 1000 मीटर करेंगे, इससे बेटर क्या है 1 किलोमीटर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, गुणज लेना क्या रहेगा, लंबी दूरी को तय करने के लिए गुणज क्या रहेगा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं 2 जगहों की दूरी को दर्शाने के लिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार द्रव्यमान, है ना, ये क्या है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को ग्राम तथा मिलीग्राम से मापा जाता है, यह किलोग्राम के अर्धवर्तक है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या, अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसको ग्राम, मिलीग्राम या तो फिर आपको क्या करते हैं, किलोग्राम भी यूज़ करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में क्या रहेगा, ये अपवर्तक है, ठीक है। इसका कितना रहता है, 1000 ग्राम, मतलब ये क्या है 1000 ग्राम, 1 किलो का क्या है, अपवर्तक है। 1 ग्राम क्या रहता है आपका 1000 मिलीग्राम है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं जैसे लकड़ी, कोयला आदि के द्रव्यमान को किलोग्राम के गुणज जैसे क्विंटल आदि में मापा जाता है ना, क्विंटल और टन में मापा जाता है। अब क्या हो गया, देखिए सबका क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं 2 शहरों के बीच के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं, बुक नापना है तो आप मीटर सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। वैसे ही क्या है आपका, अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा द्रव्यमान वाला हो गया जैसे लकड़ी, कोयला आदि, तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्विंटल यूज़ करते हैं या फिर टन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 क्विंटल कितना होता है आपका 100 किलोग्राम होता है, 1 टन कितना होता है आपका 10 क्विंटल, ठीक है, मतलब कि 1000 किलोग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है आपका टन है, टन के बाद क्या आता है आपका क्विंटल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा किलोग्राम, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा वैल्यू रहता है उसको बड़े बड़े मात्रक से नापा जाता है और जैसे वैल्यू उसका छोटा होते जाता है आप उसको छोटे से मापते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा। आई होप कि आपको मात्रक समझ में आ जा रहा है। अपवर्तक अगर वो क्या है मात्रक से छोटे होते हैं, अगर वो बड़े होते हैं मात्रक से तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये, ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को के गुणज तथा अपवर्तक, ठीक है। लंबाई की अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान की हम बात करते हैं और क्या बोलते हैं समय की बात करते हैं, तो इसका मात्रक के गुणज और उसके अपवर्तक कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। पहले हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में क्या रहेगा आपका 10 मिलीमीटर कितना रहता है, 1 सेंटीमीटर रहता है। 10 सेंटीमीटर कितना रहता है, 1 डेसीमीटर रहता है। 10 डेसीमीटर कितना रहता है, 1 मीटर रहता है। 1000 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर रहता है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर क्या है आपका छोटा है,
किससे? सेंटीमीटर से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम अगर देख रहे हैं कि ये बड़ा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका गुणज हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पास दे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपका? 1000 मीटर हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तक क्या हो जाएगा? आपका गुणज हो जाएगा, है ना। अगर आपको 10 किलोमीटर को करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 × 1000 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं? गुणज करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होते जा रहा है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1000 मिलीग्राम कितना रहता है? 1 ग्राम। 1000 ग्राम कितना जाता है आपका? 1 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कितना जाएगा? 1 क्विंटल। और 10 क्विंटल कितना हो जाएगा? 1000 किलोग्राम है तो 1 मीट्रिक टन, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 मीट्रिक टन। यहाँ पर आपका क्या दर्शाया जा रहा है? गुणज और अपवर्तक दोनों ही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है। हमने लंबाई देख लिया, द्रव्यमान देख लिया। अब हम समय की बात करते हैं। तो 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट। 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटे। 24 घंटे में कितना होता है? 1 दिन। 365 दिन 1 वर्ष। 10 वर्ष में 1 दशक या दशाब्दी हम बोलेंगे। 10 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, यानी कि 1 शताब्दी सत्र, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? ये आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तक और गुणज किसका है? आपका समय का है। आई होप कि आपको ये क्लियर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ क्या है? उसकी वैल्यू है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने टॉपिक अभी पढ़े हैं ना, उससे कुछ रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई का ऐसा ही मात्रक बताइए। हमको लंबाई का बताना है ऐसा ही, है ना। तो उसका क्या होता है? आपका मीटर होता है, ठीक है। समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। किलोग्राम किस राशि का ऐसा ही मात्रक होता है? किलोग्राम हम किससे दर्शाते हैं? किसको दर्शाता है? द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? हमने जस्ट अभी देखा था 100 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। फिर आता है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। फिर आता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने होते हैं आपके? 60 सेकंड। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 × 60 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी व्यक्त करने के लिए आप लंबाई के किस मात्रक का उपयोग करेंगे? ठीक है। तो आपका बोला गया है कि अगर आपको रायपुर बिलासपुर 2 शहर का बीच है तो 2 शहर के बीच का लंबाई आपको मापना है, तो वो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो हम किस में शो करते हैं? आपका किलोमीटर में, ठीक है। 2 रुपए के एक सिक्के की मोटाई दर्शाने के लिए आप लंबाई की किस मात्रक का उपयोग करते हैं? तो ये क्या है? मोटाई है 2 रुपए का, तो वो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा को दर्शाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलीमीटर। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लंबाई का मापन, ठीक है। हम क्या देखेंगे? लंबाई का मापन देखते हैं। दैनिक जीवन में लंबाई के मापन हेतु विभिन्न युक्तियों जैसे मापक फीता, टेप, मीटर छड़, मीटर स्केल, पैमाना आदि का उपयोग किया जाता है। अगर हम दैनिक जीवन में देख रहे हैं तो हमको बहुत सारे क्या रहते हैं? लंबाई को नापने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। फीता मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, छड़ मिल जाता है, जिसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते रहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उचित युक्ति का चयन किया जाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को आप क्या करते हैं? सिर्फ स्केल आपके पास है तो हर चीज़ को आप स्केल से तो माप नहीं सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको उचित वस्तु, अगर गोलाकार है तो हम फीता का यूज़ करेंगे, है ना। पेड़ का आपको क्या दिया हुआ है? उसका मोटाई को ज्ञात करना है, तो आप स्केल से तो नहीं माप सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या उचित क्या बोलना चाहिए? आपको
मात्रक का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मापक फीता का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उचित युक्ति का क्या बोलते हैं चयन किया जाना चाहिए। जैसे किसी वृक्ष के तने का घेरा या छाती की माप के लिए फीता अधिक उपयुक्त होगा, है ना। अगर हमको क्या करना है, वृक्ष के तने को क्या बोलते हैं मापना है या छाती को मापना है, तो उसके लिए हम फीता यूज़ करेंगे तो वह ज़्यादा क्या रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। मीटर स्केल नहीं, पेंसिल की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल उपयुक्त होगा। अगर हमको क्या करना है, मीटर करना है ना, तो उसके लिए स्केल नहीं, पेंसिल की लंबाई मापने के लिए हमको पेंसिल की लंबाई मापनी है तो हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ज्योमेट्री मतलब होता है ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल जो रहता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स के रोल की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है ना। अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स का रोल की हम बात करेंगे तो कितना होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। इसका सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, 10 बराबर भागों में बटा होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग 10 सेंटीमीटर या मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ है, तो 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये इस प्रकार से आपका मान आ जाएगा। ठीक है, और यही कम से कम, ठीक है, यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता से मापा जा सकता है। और ये कम से कम क्या है आपका लंबाई है जिसे हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। इस न्यूनतम मापन को स्केल का अल्पतमांक कहते हैं। प्रत्येक मापक यंत्र को उपयोग में लाते समय सर्वप्रथम उसका अल्पतमांकम ज्ञात कर लेना होता है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ये सबसे लीस्ट उसका वैल्यू रहता है और उसी को हम जान लेंगे तो हमको मापने वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी रेखा की लंबाई मापते समय स्केल को रेखा के साथ सटाकर इस प्रकार रखते हैं कि स्केल का कोई चिन्ह रेखा के एक सिरे पर हो। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ को माप रहे हैं, जैसे यहाँ पास स्केल है तो स्केल से सटाकर आपको वो चीज़ें मापनी है। जैसे कि ये पेंसिल है तो आप क्या करेंगे, उसको सटा लेंगे। ठीक है, और उसके एक सिरे पर रख देंगे ताकि उसका वैल्यू हमको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट स्केल पर नोट किया जाता है। इन दोनों सिरों के पाठ्यांकों का अंत उस रेखा की लंबाई के बराबर होता है। अंतर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर हमने 0 सेंटीमीटर रखा। ठीक है, अगर यहाँ पर सटा के रखा तो 0 सेंटीमीटर से इस्तेमाल किया, दूसरे सिरा में गया कितना आपका 9 सेंटीमीटर गया। ठीक है, तो ये पेंसिल की क्या होगी, लंबाई कैसे होगी, हमको क्या पता चलेगा, दूसरे सिरे से पहले सिरे को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे चित्र 6.3 में रेखा AB का एक सिरा 13 सेंटीमीटर पर तथा दूसरा सिरा 4 सेंटीमीटर पर है। अंतर रेखा AB की लंबाई 4.0 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक चित्र दे दिया हुआ है स्केल का। उसका पहला सिरा देखिए कितना में है आपका 1.1 में है, दूसरा सिरा देखेंगे तो कितना है आपका 4 में है। ठीक है ना, अंतर कितना है A to B सिरे में। सिंपल सा क्या करना है, 4 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे 1.1 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसका अंतर कितना है 2.1 सेंटीमीटर आप उसका अंतर है। मतलब कि ये क्या है आपका A और B जो भी आप चीज़ें खींच रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर इतना। ये 1.3 है, हमने यहाँ पर देखा, ये क्या होगा आपका, हमने यहाँ पर 1.1 रखा है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्केल की हेल्प से कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि पहला सिरा क्या है आपका 2 में है
और दूसरा सिरा कितना में रहेगा आपका 6 में रहेगा। तो आपको क्या करना है, 6 से 2 को माइनस कर देना है, जो भी उसका उत्तर आएगा वही उसका क्या रहेगा, सही माप रहेगा। आई होप कि आपको क्लियर है कि आप कैसे स्केल की सहायता से आप माप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लंबाई को मापते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होता है, अगर हम स्केल का भी यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु को नापने के लिए, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात हमको ध्यान यहाँ रखना है कि हमको एकदम रेखा पे रखना है। देखिए ये सीधा रखना है ना, सटा कर रखना है। ये पहली बात हमको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये सही है। आप ऐसे उल्टा सीधा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा गलत आएगा। तो आपको पहला ध्यान ये रखना है कि सटा कर रखेंगे और एकदम सीधा रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हम क्या करते हैं, हमेशा बार बार स्केल को माप रहे हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, उसका वैल्यू जो नंबर रहता है वो मिट जाता है, या तो फिर स्केल कभी कभी क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे कि इसकी टूटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर से 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। तो जब हमको पता है कि 0 से 1 क्या हो गया, आपका टूट गया है, तो वो वाला वैल्यू को हम ना लेके क्या करेंगे, हम जहाँ से वैल्यू दिया हुआ है वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमको पता है कि 1 से वैल्यू सही है, तो हम 1 से क्या करेंगे, फिर उसको रखना स्टार्ट करेंगे। 1 सिरे से क्या करना लगेगा, हम वो स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो 1 से 2 के बीच क्या हो गया है, टूट गया है, तो हम कौन सा सिरा इस्तेमाल करेंगे, दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे 2 से। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसका भी हम क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तीसरी बात ये रखनी है कि आप क्या करते हैं, कभी भी वैल्यू देखते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपके आँख क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे A पॉइंट से तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, C पॉइंट से देखेंगे तो गलत हो जाएगा, B से देखेंगे तो सही होगा, क्योंकि आपको ये क्या हो जाएगा, सही पता लगाएगा कि ये कहाँ पास है। तो 4 में है तो आपको पता चलेगा। यहाँ पास आपका क्या हो जा रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 4.6 आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 3 पॉइंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर क्या है, 4, लेकिन गलत जगह से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको गलत वैल्यू ही दिखाई देगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपने आंखों को क्या करना है, लंबवत रखना है और फिर सही वैल्यू को लिखना है। तो 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहला क्या है, सटा कर रखेंगे, सीधा रखेंगे। दूसरा, अगर वो टूटा हुआ है उसका क्या है, आपका निशान मिट गया है, तो जहाँ से निशान है वहाँ से आप क्या करना है, आपको नापना है। और तीसरी बात ये कि आपका जो आँख है वो क्या होना चाहिए, वैल्यू के लंबवत होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 3। तो आपको क्या है, अगर नियमित आकार है तो आप आराम से स्केल की सहायता से आप माप सकते हैं। लेकिन अगर वही अनियमित हो, अगर आपका वक्र दे दिया हो, है ना, आपको आर्क दे दिया हो, तो आप कैसे कर सकते हैं उसका मापन। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम धागा ले सकते हैं। तो धागा यहाँ पर हमको दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, धागा दे दिया हुआ है, उसको हम उसको रख देंगे। ठीक है, धागा को रख देंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम दूसरा धागा लेंगे। दूसरा धागा लेने के बाद हम एक गार्ड बांध लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर गार्ड बंधा हुआ है और यही गार्ड को हम क्या करेंगे, A पॉइंट में रख देंगे और अब लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको क्या करेंगे, दबा देंगे। फिर दबाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे सिरे को उससे क्या करेंगे, सटा कर लेके जाएंगे। ठीक है, लेके जाएंगे और जहाँ तक के है वहाँ पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पर रोक देंगे। फिर रोकने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर गार्ड बांध देंगे। फिर गार्ड बांधने के बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है, जो भी वक्र है ना, ये जो वक्र दिया है उसका हमने क्या किया है, माप लिया है। हमने क्या किया है, सिंपल सा धागा लिया, एक गार्ड बांधी, उसका एक सिरे पे रख के उसको लेफ्ट हैंड साइड से क्या किया है, प्रेस किया है। फिर उसको धीरे धीरे क्या किया है, वक्र के उससे ले जाते गए हैं और फिर वहाँ पर जहाँ तक के वक्र है वहाँ पर रोक दिया और वहाँ पर गार्ड बांध दी। अब वही धागा को क्या करेंगे, स्केल में लेके जाएंगे और स्केल से उसको माप लेंगे। ठीक है, अगर पहला सिरा उसका क्या है, 1 में है, तीसरा सिरा है आपका क्या 7 में, तो माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 - 1 तो कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई सा भी वक्र को या फिर जो अनियमित आपका क्या बोलते हैं दिया हुआ है उसको आप मेज़र कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप धागा की सहायता से कैसे वक्र को माप सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब जितने भी फिर से हमने टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हम डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, किसी व्यक्ति की कमर की माप के लिए कौन सी मापक युक्ति उपयुक्त होगी। हमको क्या करना है, किसी व्यक्ति की कमर, तो हम स्केल से तो माप नहीं कर सकते, तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, टेप या फिर फीता, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, टेप। फिर है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय 2 सावधानियाँ बताइए। तो सबसे पहले तो ये कि हमको क्या करना है, एकदम सटा कर रखना है और सीधा रखना है। दूसरा क्या कि हमारे आंखों और वैल्यू के बीच लंबवत होनी चाहिए। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, जो टूटा सिरा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप उसमें से कोई सा भी 2 लिख सकते हैं। तीसरा है, स्केल का एक सिरा टूटा हुआ है, टूटे हुए सिरे पर चिन्ह 1.4 सेंटीमीटर से प्रारंभ हो रहा है। अपनी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए इस स्केल का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वहाँ टूटा हुआ है सिरा और कहाँ से स्टार्ट है आपका, 1.4 सेंटीमीटर से स्टार्ट है। तो अगर आपको नापना है तो आप वो क्या करेंगे, 1.4 सिरे से ही नापेंगे, या फिर आप 1.5 से इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको जहाँ से टूटा है वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से वैल्यू आपको दी गई है वहाँ से आप क्या करोगे, उसको मापोगे। ठीक है, फिर आता है, धागे की सहायता से आप किसी वृत्त की परिधि घेरा की लंबाई किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेम एक जैसे हमने क्रियाकलाप किया था, एक गांठ लेनी है, गांठ को प्रेस करना है एक सिरे से और फिर उसको लेके जाना है जहाँ तक अंत हो रहा है, फिर वहाँ पर गांठ बांध के उसको स्केल की सहायता से आपको माप लेना है। आई होप कि आपको इसके भी सारे आंसर्स क्लियर में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयतन का मापन। ठीक है, हमको क्या करना है, आयतन। अब आयतन क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु क्या हो रही है, जितना भी वो जगह घेर रही है वो उसका आयतन हो जा रहा है। जैसे आपका है, आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर या मीटर होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है आपका आयतन का, मीटर क्यूब या तो फिर घन मीटर होता है। कोई सा भी जगह, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका ग्लास है, उसमें आप पानी डाल रहे हो तो वो इतना जगह घेर रही है तो वो उसका क्या है, आयतन है। ठीक है, आप कुर्सी एक जगह रख दे रहे हो तो जितना कुर्सी जगह घेर रही है वो उसका क्या है, आयतन है। तो आई होप कि आपको आयतन समझ में आ गया होगा। तो उसका माप हम कैसे करते हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है द्रवों का आयतन। तो हम सबसे पहले किसका आयतन देखेंगे, द्रव का आयतन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, आ दिया है, बा दिया है, सा दिया हुआ है, दा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, दूध होता है, पानी होता है, वो सारे वो क्या है, द्रव्य है। और वो सारे किस में आते हैं आपके, ये जो आपको आ दिख रहा है, बा दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है आपका मापते हैं। और ये जो सा दिख रहा है वो क्या है आपका, जो भी लैबोरेटरी रहता है ना, वहाँ पर जो आप क्या बोलते हैं, रसायन को नापने में काम आता है। और ये जो दा वाला है वो वैज्ञानिक औषधि, और जो डॉक्टर हैं, औषधि मापने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर, और औषधि को बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग चीज़ें हैं आपकी जो अलग अलग स्थानों में काम आती है। द्रवों माप उनके आयतन द्वारा की जाती है। द्रवों के आयतन को लीटर में मापा जाता है। लीटर का अपवर्तक मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द्रवों को किससे मापा जाता है, आपका लीटर से मापा जाता है। अगर हम उसका क्या बोलते हैं, अपवर्तक देख रहे हैं तो वो क्या होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 1000 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका क्या है आपका, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप द्रव को किससे मापते हैं, लीटर से, और लीटर का अपवर्तक क्या होता है, मिलीलीटर। और अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्या होता है आपका, मेजरिंग सिलेंडर यूज होता है। क्लियर।
किसी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है उसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सा भी बर्तन है, यहाँ पर क्या है, किसी बर्तन को पूरी तरह भरना। जैसे यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ है, इसको भरना है, तो जितना भी इसमें भर रहे चीज़ें वस्तु वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता। मतलब ये वेसल की क्या हो जाएगी, धारिता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटी, है ना। और जितना ज़्यादा वो जा रहा है उसी की हम क्या कहेंगे, अंदर जा रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, आंतरिक धारिता कहलाता है। इन समस्त उपकरणों में आयतन के चिन्ह लगे होते हैं। अतः इन उपकरणों के द्वारा सीधे द्रव का आयतन मापा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र, है ना। तो ये इसमें क्या रहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर दिया रहता है कि कितना यहाँ पर वैल्यू है ना। और उसी वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना आपको लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 मिलीलीटर का, तो इसमें कितना आएगा आपका, 500 मिलीलीटर ही आएगा। आप ये देख सकते हैं 5 लीटर का है ना ये इसका, तो ये कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर ही भरेगा, उससे ज़्यादा नहीं भर सकता। आप 4 लीटर भी भर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता कितनी है आपकी, 5 लीटर, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपको मापना है, आप क्या करना है, आपको 10 मिलीलीटर लेना है तो 10 तक या आप ऐसा, 20 है तो 20 ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इसमें क्या रहता है, चेंज दिया रहता है। ये मिलीलीटर में है तो ये मिलीलीटर में है, ठीक है, ये भी मिलीलीटर में है। तो कुछ इस प्रकार से क्या रहता है, इसमें दिया रहता है कि समस्त उपकरणों में आयतन के चिन्ह लगे होते हैं, हमने अभी देखा है। अंत इसे उपकरणों के द्वारा सीधे द्रव का आयतन मापा जाता है। जैसे कि आपको 500 लीटर चाहिए तो आप ये 5 लीटर चाहिए आप ये यूज़ करेंगे, 500 मिलीलीटर चाहिए आप यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया रहता है, तो उसको मापने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। एक क्रियाकलाप देखते हैं। मापक सिलेंडर की सहायता से दूर द्रव का आयतन, है ना, आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है ना। तो दोनों सिलेंडर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 पूरा 100 तक के मिलीलीटर में दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो ये सिर्फ क्या है आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है 10 से 20 है आपका, और ये क्या है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब एक हिस्सा में कितना आएगा आपका 5 मिलीलीटर आएगा, ये दूसरे हिस्से में भी क्या आएगा आपका 5 मिलीलीटर आएगा, ठीक है। अगर वही चीज़ हम बस सिलेंडर में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये भी 0, 10, 20, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब एक हिस्सा कितना रहेगा आपका 2 मिलीलीटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग सिलेंडर रहता है, मापक सिलेंडर, और उसका अलग अलग वैल्यू रहते हैं, और दोनों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से द्रव को माप सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आपको करना क्या है ना, आपको द्रव का क्या करना है, माप लेना है, आयतन लेना है, तो आप सीधा क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर को क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं, सपाट जगह में रख देना है। रखने के बाद उसमें पानी भरनी है ना। जब आप पानी भरेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है आपका पानी है, ये कुछ ऐसा आर्क आपका बनाता है। और आपको क्या करना है, आपके जब आपको नापना है तो आपको जो आँख है वो लंबवत होनी चाहिए, और ये जो जहाँ पर गया है वो आपका क्या रहेगा, सही वैल्यू रहेगा। लेकिन जब हम पारा की बात करते हैं तो पारा कैसे आर्क बना रहा है, देखिए इस प्रकार से, है ना। तो उसका सही क्या रहेगा, आपका भी लंबवत होना चाहिए। ये वाला पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, और जब हम पानी और अदर की बात करते हैं तो हम ये वाला पोर्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको करना क्या, सिलेंडर लेना है, पानी भरना है, और उसका वैल्यू को बस नोट करना है। उसमें ज़्यादा आप कुछ मेहनत वाली बात नहीं है। पाठ्यांक लेते समय आँख को सतह के निचले सिरे की सीध में रखिए तथा पाठ्यांक को पढ़िए। सही मापक सिलेंडर में भरे जल का आयतन होगा, है ना। आपको क्या करना है, निचले सिरे की सीध में रखना है, ठीक है। और उसी से आपको आयतन का वैल्यू पता चल जाएगा कि ये कितना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है, हम द्रव को माप रहे हैं, वो भी किससे, मेजरिंग सिलेंडर से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारे का आयतन ज्ञात करने के लिए उसे मापक सिलेंडर में डालें तो उसकी सतह उभरी हुई होती है। जैसे हमने अभी देखा है ना, ये कैसा उभरी हुई है, और ये क्या है, थोड़ा सा झुकी हुई है होती है। चित्र 6.10
ऐसी स्थिति में द्रव की ऊपरी सतह की सिद्ध में आग को रखकर, है ना, क्योंकि ये क्या है, उभरी हुई है तो सतह के ऊपर रखना है इसको। ये थोड़ा सा नीचे धंसा हुआ है तो सतह के निचले में क्या कर रखना है आपको, आग के सिद्ध को रखना है ना, और उसका क्या करना है, पाठ्यांक लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो कुछ इस प्रकार पानी केरोसिन रहेगा तो आपको उसके निचले सतह में अपने आग को सिद्ध में रखना है। अगर ऊपरा हुआ है तो उसके ऊपरी सतह में आपको आग को रखना है और उसका वैल्यू को नोट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड क्लियर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 5। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लेना है, 1 लीटर आयतन कितना होता है इसका पता लगाएं। तो हमको क्या करना है, 1 लीटर कितना होता है उसको पता लगाना है। तो हम क्या करें, कोई सा भी हम घन क्या बोलते हैं, अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसा घनाकार बर्तन लीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। तो हमको क्या करना है, ऐसा हमको बर्तन लेना है, क्यूबिकल लेना है जो क्या रहे, हर एक दिशा से क्या रहे, लंबाई उसकी क्या रहे, 10 सेंटीमीटर हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ सारे क्या हैं आपके 10 सेंटीमीटर हैं। अब वो क्या करना है, हमको कोई से भी दूध वाले से 500 मिलीलीटर वाला क्या लेना है, बर्तन ले लेना है और 2 बार हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। ठीक है, ये सारा जो चीज़ है वो कितना है आपका 1 लीटर का है। ये जो हमने बर्तन लिया है वो कितना है, 1 लीटर का है। हम क्या कर रहे हैं, दूध वाले से ले रहे हैं 500 मिलीलीटर और उसमें पानी भर के 2 बार उसको डाल रहे हैं। जब आप उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 1 लीटर कितना होता है आपका, 1000 कितना होता है आपका, मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अपवर्तक और गुणज है। आई होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा लीटर और घन सेंटीमीटर में संबंध। ठीक है, हमने 10-10 का वो लिया हुआ था। ठीक है, क्या लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है आपका मोटाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा कि 2 बार हम क्या करेंगे, 500 मिलीलीटर डालेंगे, 1 लीटर वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर के बर्तन का आयतन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लंबाई चौड़ाई ली है ना। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया आपका गहराई, है ना। उसको हम 10-10 वाला ले रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जा रहा है आपका, उसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जा रहा है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है। और वही जब हमको 1000 मिलीलीटर लेना है तो वो किसके बराबर होगा, है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू इतना। तो 1000 मिलीलीटर इसको आप नीचे ले आएंगे तो दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, नियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन आयताकार वस्तुओं, घनाम चित्र जैसे माचिस की डिब्बियाँ तथा पुस्तक का आयतन निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको क्यूबाइड और क्यूब, है ना, आपको क्या करना है, किसी ठोस वस्तु, हमने जो अभी पढ़ा वो क्या है आपका द्रव था, तो अब ठोस वस्तु का करना है आयताकार। अगर हमको क्यूबॉइड चाहिए, है ना, या फिर घनान, तो वो घनाम मतलब कि माचिस की डिब्बिया, तो वो कैसा रहता है आपका आयतन वाला रहता है, क्यूब रहता है। तो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से, सूत्र से, है ना। तो उसका सूत्र क्या होता है, देखिए पहला तो ये क्या है आपका घनाभ है और घन है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, उसकी ऊंचाई हो गई, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये ब का 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या है आपका ऊंचाई क्या है, 1-1 सेंटीमीटर है। और ये तीनों क्या है आपका अलग अलग है। ये आपका क्यूबाइड है, ये आपका क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका सूत्र देखते हैं कि कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन के लिए लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे घन कहते हैं। ठीक है, अगर वो क्या रहेगा, तीनों सेम रहेंगे तो वो घन कहलाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। और घन का आयतन क्या है आपका, लंबाई, तो लंबाई क्यूबिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, मीटर में हम लेते हैं
ये ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या बोलते हैं ऊंचाई अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका घनाभ कहलाएगा। लेकिन अगर वही उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी है उसका चौड़ाई है ना। ये उसका क्या है, लंबाई है, सॉरी लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या है आपका 1-1 सेंटीमीटर है, तो ये घन कहलाएगा। अगर वो अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें क्या है, सभी का इक्वल है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लंबाई क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रियाकलाप। तो नीचे दी गई वस्तुओं के आयतन ज्ञात कीजिए तथा उसके मापन सारणी में लिखिए। जो अभी हमने पढ़ा है क्या, घनाभ और घन, तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, ये सारणी को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तु दे दी गई है ना, लंबाई दे दी हुई है सेंटीमीटर में, चौड़ाई दे दी हुई सेंटीमीटर में, ऊंचाई दे दी हुई सेंटीमीटर में, हमको आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, तो अगर हम इसको क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, आप वो क्या करोगे, स्केल के हेल्प से उसको माप लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम क्या करते हैं, जियोमेट्री बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 2, ठीक है 2, तो क्या हो जाएगा 4 4 और 8 8 2 और 16, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर अगर हम ईंट की बात कर रहे हैं, तो ईंट की बात कर रहे हैं तो आप ले लीजिए 1, ठीक है, 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं। फिर आता है माचिस की डिब्बिया। माचिस की डिब्बिया में हम क्या कर रहे हैं, 1 1 1 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सूत्र के हेल्प से हम घनाभ और घन को निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारणी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने जितने भी देखे थे वो सारे क्या थे, आपके नियमित थे, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अनियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन कैसे निकालेंगे। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, उसमें हम पानी भर देंगे। जो देखिए अब बीकर में क्या है, ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले तो आप पानी भर लेंगे और फिर पानी भरने के बाद कितना जा रहा है उसको नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 60 है तो 60 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ये मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो पत्थर है उसका आयतन को हमको नोट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको रस्सी से बांध देंगे और पानी में डुबा देंगे। तो जैसे ही पानी में वो डूबेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसका पत्थर के आने की वजह से पानी ऊपर चले जाएगा। फिर ऊपर के जाने के बाद उसमें कितना वैल्यू बढ़ा है उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका 70.5 मिलीलीटर, कुछ इस प्रकार से उसका क्या हुआ है, वैल्यू बढ़ा है। तो हमको क्या करना है, जो दूसरा वैल्यू मिला है उसको पहले वैल्यू से क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 5, ये 0 1। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना है आपका, वो पत्थर का, वो ठोस द्रव्य का कितना है 10.5 मिलीलीटर क्या है उसका वैल्यू है ना। उसका आयतन वो उतना घेर रहा है, कितना 10.5, ये उसका क्या है आयतन। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अनियमित आकृति वाले को इससे हेल्प से पता लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए उसको डील करते हैं। सबसे पहले है कि किसी वस्तु के आयतन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जितना भी कोई सा भी वस्तु जितना भी जगह घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन का ऐसा ही मात्रक बताइए। ठीक है, द्रव्यमान का इसका होता है मीटर क्यूब। फिर आता है द्रवों के आयतन को दर्शाने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो द्रव है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर, है ना।
द्रवों के आयतन को दर्शाने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं? हम लीटर और मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो 1 लीटर में कितने होते हैं आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका सही उत्तर है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, प्रयोगशाला में द्रव का आयतन मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, तो प्रयोगशाला में आप क्या कर सकते हैं, पिपेट यूज़ कर सकते हैं, ब्यूरेट यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही, हम आपको मिलेंगे इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।